हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों बताइएगा आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों कल की जो हमारी क्लास थी वो थी नवगीत पर, और नवगीत के बारे में हमने कल जो है संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। और आज हम बात करेंगे हिंदी गज़ल पर। तो चलिए देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर कोई चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आया है तो आप पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए बात करें अगर गज़ल की, तो सबसे पहले ये जानिएगा कि गज़ल जो है ये अरबी भाषा का शब्द है और किस प्रकार का है, स्त्रीलिंग शब्द है। कभी प्रश्न पूछ सकता है ये जो गज़ल है ये किस भाषा का शब्द है, पूछा जाता है ना। जापानी भाषा है, तुर्की है, अरबी है, फारसी है, हिंदी है, क्या है, उर्दू है। तो गज़ल जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। और ये जो है लिंग की अगर बात करें तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ये दोनों पॉइंट जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और हम गलत कर देते हैं। फिर आगे कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेमी तथा प्रेयसी का वार्तालाप। गज़ल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रेमी या प्रेयसी का वार्तालाप। आगे कहते हैं गज़ल की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार गज़ल की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी साहित्य कोश। हिंदी साहित्य कोश के द्वारा कहा गया है कि गज़ल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो हिंदी साहित्य कोश के द्वारा कहा गया है कि जो गज़ल होता है इसका अर्थ होता है प्रेम से, नारियों से प्रेम की बात करना। जो स्त्रियां हैं, जो नारियां हैं, उनसे आप प्रेम से जो बात करें वही होता है गज़ल का अर्थ। ये हिंदी साहित्य कोश का मानना है, ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी के द्वारा कहा गया है कि गज़ल असंबद्ध कविता है। गज़ल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। कहते हैं गज़ल जो है वो असंबद्ध कविता है और गज़ल का मिजाज मूलतः क्या है, समर्पणवादी है। तो जो गोरखपुर वासी होते हैं वो हमेशा समर्पण की फिराक में रहते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं कि ये मतलब किसका कथन है, तो समर्पणवादी को पकड़िएगा, कह दीजिएगा जो गोरखपुर वासी होते हैं ना वो हमेशा किसकी फिराक में रहते हैं, समर्पण की फिराक में हमेशा लगे रहते हैं। आगे देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह की। इनकी बात करें तो इन्होंने लिखा है गज़ल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। ये कौन कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं। कहते कि गज़ल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं। तो अपनी शर्तें किसके पास है भाई, शेर। आप इसको ऐसे देखिएगा, जो शेर होता है उसका कुछ अपना नियम होता है। अगर उसके सामने कोई भी इंसान आएगा तो वो उसका काम क्या है, उसकी अपनी शर्तें कि वो उनको मार के खा ही डालेगा, छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। तो वहीं से याद रख सकेंगे कि जो शेर है वो भी बहादुर शेर जो है उसकी कुछ अपनी शर्तें होती हैं। अब उसमें आप अपनी शर्तें नहीं लागू कर सकते क्योंकि उसका अलग नियम है। अगर आप शेर के सामने जाएंगे और सोचिए कि आप बच के वापस आ जाए तो नहीं बच सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा कही गई परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रोहिताशव अस्थाना ने अमीर खुसरो, जिनका समय 1253 से 1325 ईस्वी माना गया है, इनको हिंदी गज़ल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो याद रखिएगा रोहिताशव अस्थाना जी ने अमीर खुसरो को गज़ल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। अमीर खुसरो का समय क्या है, 1253 से 1325 ईस्वी। इनकी गज़लों में आबद्ध शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी और फारसी का संगम प्रस्तुत करते हैं। तो कभी कभी ये जो कथन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कथन बना के पूछ सकता है कि ये कथन, ये लाइन जो है किसके विषय में कही जा रही है, कि इनकी गज़लों में आबद्ध शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी और फारसी का संगम प्रस्तुत करते हैं। तो वो है अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो के गज़लों के बारे में बात कही जा रही है।
और अगर कभी प्रश्न बने ये कहा किसने है, तो रोहिताशव अस्थाना जी ने कहा है। इन्होंने जो है इनको हिंदी गज़ल का प्रवर्तक स्वीकार किया है और आगे भी कहते हैं कि इनकी गज़लों में आबद्ध शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी और फारसी का संगम प्रस्तुत करते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। कुछ विद्वान कबीर दास को हिंदी गज़ल का प्रवर्तक मानते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो कबीर दास को हिंदी गज़ल का प्रवर्तक मानते हैं। आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार, जिनका समय 1933 से 1975 माना जाता है, को माना जाता है। यानी कि आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक जो है वो दुष्यंत कुमार को माना जाता है। तो यहाँ पे हमें 3 प्रश्नों का सामना किया। एक तो है कि जो रोहिताशव अस्थाना है, इन्होंने अमीर खुसरो को हिंदी गज़ल का प्रवर्तक स्वीकार किया। कुछ विद्वान हैं जो कबीर दास को मानते हैं। लेकिन अगर आधुनिक हिंदी की बात करें, आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक, तब हम लगाएंगे दुष्यंत कुमार को, ध्यान रखिएगा। फिर आगे कहते हैं दुष्यंत कुमार का मूल नाम दुष्यंत नारायण त्यागी था। इनका जो मूल नाम था वो क्या था, तो इनका मूल नाम था दुष्यंत नारायण त्यागी। प्रारंभ में ये परदेसी तथा अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। जो दुष्यंत कुमार थे, ये शुरुआत में जब कविताएं लिखते थे तो परदेसी या अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल सम्राट भी कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि हिंदी गज़ल सम्राट किसे कहा जाता है, दुष्यंत कुमार को। देखिएगा, प्रश्न अगर गज़ल से आता है और प्रवर्तक के बारे में बनता है तो पहले आप ऑप्शन भी देखिएगा कि ऑप्शन में कौन कौन से लेखक रखे गए हैं। अब अगर आधुनिक हिंदी गज़ल पूछेगा तब तो दुष्यंत कुमार को लगाएंगे। अगर रोहिताशव अस्थाना के अनुसार पूछेगा तब तो आप अमीर खुसरो को लगाइएगा। या फिर बन सकता है प्रश्न कि अमीर खुसरो को हिंदी गज़ल का प्रवर्तक किसने स्वीकार किया, तब आपको बताना पड़ेगा रोहिताशव अस्थाना ने। और अगर ऑल ओवर ऐसे भी पूछ सकता है कि मतलब हिंदी गज़ल के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने गए हैं, तो देखिए यहाँ पे हिंदी गज़ल की अगर हम बात करें तो दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल का सम्राट जो है कहा गया है, दुष्यंत कुमार को, ठीक है। लेकिन आधुनिक हिंदी गज़ल का जो प्रवर्तक है वो भी दुष्यंत कुमार को माना गया है और हिंदी गज़ल का प्रवर्तक जो है वो अमीर खुसरो को स्वीकार किया गया है। तो आप वहाँ पे प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को लगाइएगा। जब ऑप्शन दिखेगा तब आप आंसर को टिक कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके जवाब अलग अलग रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण गज़ल संग्रह निम्नांकित हैं। अब हिंदी में जो कुछ गज़ल लिखे गए हैं और उन गज़लों को देखेंगे और गज़लकार कौन कौन से थे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल की। पहले गज़लकार आते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनका जो गज़ल संग्रह है वो है इन आवाज़ों को ठहरा लो। इन आवाज़ों को ठहरा लो, कहाँ पे ठहरा लो, अपने आंचल में। इनको आप जोड़ सकते हैं, जैसे कोई बहू हो घर में और उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा तेज है तो ससुराल वाले थोड़ा सा डांटते हैं ना, कहते हैं कि ऐसा है तुम अपनी आवाज़ जो है थोड़ी धीमी रखो, थोड़ी ठहरा लो। तो पूछेगी ना कितनी धीमी रखो, तो कहती हैं अपनी आवाज़ को अपने आंचल तक रखो, यानी कि अपने पास तक ही रखो, ये नहीं कि दूसरे रूम में भी सुनाई दे, अपनी आवाज़ को धीमा रखो। तो ऐसे ही थोड़ा सा इनको जोड़ेंगे कि इन आवाज़ों को ठहरा लो, यानी कि थोड़ा धीरे बोला करो। तो कहाँ तक ठहरा के रखें, अपने अंचल लिखा ना, अंचल यानी कि अपने आंचल तक। तो इन आवाज़ों को अपने आंचल तक ठहरा के रखो, याद हो जाएगा। रामेश्वर शुक्ल अंचल का है ये गज़ल संग्रह। अगले जो लेखक हैं वो हैं हरिकृष्ण प्रेमी। इनकी रचना है रूप दर्शन और रूपरेखा। हरिकृष्ण प्रेमी का है रूप दर्शन और रूपरेखा। हरिकृष्ण जो है, हरिकृष्ण के रूप का दर्शन किसने किया, रूपरेखा ने। रूपरेखा ने हरिकृष्ण के रूप का दर्शन किया, याद हो जाएगा। रूपरेखा नाम की एक लड़की थी, उसने हरिकृष्ण के रूप का दर्शन किया। फिर है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है सुकून की तलाश। भाई जो बहादुर शेर होते हैं, ठीक है, वो भी सुकून की तलाश चाहते हैं, उन्हें भी तो सुकून की तलाश चाहिए। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना क्या हो गई, सुकून की तलाश। फिर बात करते हैं त्रिलोचन शास्त्री की। इनकी रचना है गुलाब और बुलबुल। एक हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, गुलाब और बबूल वन। गुलाब और बबूल वन जो कि रामावतार त्यागी की थी, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, वो थी रामावतार त्यागी की। गुलाब और बबूल वन का त्याग कीजिए। और यहाँ पे है गुलाब और बुलबुल, ये है त्रिलोचन शास्त्री की, ध्यान रखिएगा।
फिर अगले जो लेखक आते हैं दुष्यंत कुमार। ये वही दुष्यंत कुमार है जिसे हिंदी गज़ल का सम्राट कहा जाता है। और दुष्यंत कुमार की रचना है साए में धूप, याद रखिएगा। फिर है गोपाल दास नीरज, इनकी रचना है नीरज की पाती, गोपाल दास नीरज की है। अगले लेखक है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र की है हंसी ओठ पर आंखें नम है, बाजार को निकले हैं लोग। तो ये रामदरस मिश्र की है। कैसे याद करेंगे? जैसे लिखा है ना, बाजार को निकले हैं लोग, तो बाजार को जो लोग निकले हैं वो किस लिए निकले हैं? राम के दर्शन के लिए। और जब राम के दर्शन करते हैं वो लोग, तो उनके होठों पर तो हंसी है लेकिन आंखें नम है। जैसे होठों पर हंसी है क्योंकि वो भगवान के श्री राम के दर्शन कर लिए, लेकिन आंखें नम क्यों है? क्योंकि वो अब वहां से चले जाएंगे। होठों पर तो हंसी है कि हमको मौका मिला ईश्वर के दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पर ज़्यादा देर तक तो टाइम नहीं बिता सकते ना, तो आंखों में नमी रहती है, आंखें मतलब दुखी रहती हैं, मन दुखी रहता है कि अभी हमें छोड़ के जाना है। जैसे आप इनको रिलेट कर सकते हैं, अभी जैसे दुर्गा पूजा, दशहरा का समय था, जगह जगह दुर्गा जी बैठी हुई थी, तो जिस दिन विसर्जन था उस दिन क्या होता है, जब सब लोग जाते हैं, खुशी तो होती है कि मतलब आज विसर्जन है। जब दुर्गा पूजा आया तो 2-4 दिन खूब भीड़ थी, तो लोग बहुत खुश थे कि चलो जाते हैं, मेले में घूमते हैं, ये है वो है, माता रानी के दर्शन करते हैं, सब लोग जाते हैं। लेकिन जब लास्ट दिन जाते हैं तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं। मन में एक रहता ना कि अब इसके बाद 1 साल बाद अब हम लोगों को फिर से ये मौका मिलेगा, है कि नहीं? तो आंखें नम हो जाती हैं। और जो लोग बिठाते हैं दुर्गा पूजा वगैरह, गणेश चतुर्थी हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, तो उनके होठों पर तो हंसी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन जो होता है वो दुखी रहता है। तो वैसे ही आप इनको रिलेट कर सकते हैं। बाजार को निकले हैं लोग, किस लिए? राम के दर्शन के लिए। और राम के दर्शन करने पर उनके होठों पर हंसी है बट उनकी आंखें नम है। अगले जो लेखक है वो है कुंवर बेचैन। इनकी रचना है शामियाने कांच के, पत्थर की बांसुरी, महावर इंतजारों का, रस्सियां पानी की। ये चारों इनके गजल संग्रह हैं। किसके? कुंवर बेचैन के। शामियाने कांच के, पत्थर की बांसुरी, महावर इंतजारों का और रस्सियां पानी की। फिर अगले लेखक आते हैं राम कुमार कृषक। राम कुमार कृषक की है नीम की पत्तियां। अभी हमने एक पढ़ा नीरज की पाती, वो गोपाल दास नीरज की थी। यहाँ पे है नीम की पत्तियां, तो नीम की पत्तियां राम कुमार कृषक के द्वारा लिखी गई हैं। ये गजल संग्रह है, ध्यान रखिएगा। फिर अगले लेखक आते हैं माधव मधुकर। माधव मधुकर का है सूर्य का सवाल, ठीक है। तो एक हमने रचना पढ़ी थी सूर्य का स्वागत। तो सूर्य का स्वागत कौन करता है? दुष्यंत कुमार करते हैं ना सूर्य का स्वागत। आपने पीछे पढ़ा होगा, दुष्यंत कुमार जो है वो किसका स्वागत करते हैं? वो सूर्य का स्वागत करते हैं। और यहाँ पे दिया है सूर्य का सवाल, तो सूर्य से सवाल कौन करता है? माधव करते हैं। माधव मधुकर सूर्य से सवाल करते हैं। और आग का राग, ये भी रचना इन्हीं की है। सूर्य का सवाल, आग का राग, दोनों माधव मधुकर के द्वारा लिखी गई हैं। आगे देखेंगे जो अगले गजलकार हैं वो हैं ज्ञान प्रकाश विवेक हैं। इनकी रचना है धूप में हस्ताक्षर। एक रचना आपने पढ़ी थी हवा में हस्ताक्षर, तो हवा में हस्ताक्षर कैलाश जी का था, कैलाश वाजपेयी का था। यहाँ पर है धूप के हस्ताक्षर, तो धूप के हस्ताक्षर ज्ञान प्रकाश विवेक, क्या है? ज्ञान प्रकाश विवेक का है। कहते भाई अगर आपके पास ज्ञान का प्रकाश होगा तो ही आप जो है धूप में भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है। तो धूप के हस्ताक्षर करने के पास किसके पास ये इतनी क्षमता है जो धूप में भी हस्ताक्षर कर सके? जिसके पास ज्ञान का प्रकाश हो, विवेक हो, बुद्धि हो, ठीक है। फिर है अदम गोंडवी। अदम गोंडवी अगले लेखक हैं। इनकी रचना है धरती की सतह पर समय से मुठभेड़। तो यहाँ पे जो गोंडवी है ना, गोंडवी से आप कनेक्ट कीजिए गोंडा जिला। आप जानते हैं जो गोंडा जिला यहीं यूपी में पड़ता है, जो है आप अयोध्या के आगे पड़ता है, अयोध्या लखनऊ के बीच में पड़ता है गोंडा जिला। और गोंडा के लोग बड़े दबंग टाइप के होते हैं, हाँ। जल्दी कोई गोंडा का नाम सुन के मतलब थोड़ा सा एक हो जाता, अच्छा आप गोंडा से हैं क्या? क्योंकि वहाँ के लोगों का थोड़ा सा होता है ना कहीं कहीं का कि अरे भैया यहाँ के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। तो ऐसा था गोंडा जो है यूपी का है, एक ज़िला है, वहाँ का भी यही सीन है।
तो याद रख सकते हैं कि जो गोंडा वाले होते हैं वो धरती की सतह पर जो है समय से मुठभेड़ कर लेते हैं। समय से मुठभेड़ करने के लिए हमेशा गोंडा वाले जो होते हैं वो तैयार रहते हैं। भाई धरती की सतह पर यानी कि धरती पर ही रहते हैं और धरती की सतह पर समय से मुठभेड़, तो समय से मुठभेड़ करने के लिए कौन तैयार रहता है? हमेशा समय समय पर जरूरत पड़ी कि भिड़ जाएंगे, तो गोंडा वाले। आसानी से याद हो जाएगा। फिर है विज्ञान व्रत। अगले जो गजलकार हैं वो है विज्ञान व्रत जी। इनकी रचना है बाहर धूप खड़ी है, चूप की आवाज जैसे कोई लौटेगा। कहते बाहर धूप खड़ी है, ये विज्ञान व्रत की है। चूप की आवाज और जैसे कोई लौटेगा, तीनों रचनाएं विज्ञान व्रत के द्वारा लिखी गई हैं। अगले लेखक हैं महेश अश्क जी। महेश अश्क की रचना है राख की जो पर्त अंगारों पर है। ये इनकी रचना है, एक गजल संग्रह है, महेश अश्क जी की है, राख की जो पर्त अंगारों पर है। इसके बाद है राजेश रेड्डी जी। राजेश रेड्डी की रचना है उड़ान, वजूद, आसमान से आगे। ये रचना किसकी है? राजेश रेड्डी की है। राजेश जो है वो रेडी हैं आसमान से आगे उड़ान भरने के लिए, ठीक है। राजेश रेड्डी जो हैं वो आसमान से आगे उड़ान भरने के लिए जो है ये रेडी हैं, यानी कि तैयार हैं। और एक रचना है इनकी वजूद। इसके बाद है देवेंद्र कुमार आर्य। देवेंद्र कुमार आर्य की रचना है किताब के बाहर। तो एक लड़के, एक है व्यक्ति, मतलब कह सकते हैं एक लड़का है जिसका नाम है देवेंद्र। तो जो देवेंद्र है वो हमेशा किताब के बाहर ही मतलब रहता है, कि कभी किताब के अंदर नहीं घुसने की कोशिश करता, यानी कि कभी किताब को समझ के पढ़ना नहीं चाहता, बस ऊपर ऊपर पढ़ लेता है। तो किताब के बाहर का ज्ञान इसको है देवेंद्र कुमार को, लेकिन किताब के अंदर का ज्ञान नहीं है। किसको? देवेंद्र। जो देवेंद्र है वो हमेशा किताब के बाहर ही रहते हैं, अंदर कभी नहीं रहते। याद हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हिंदी गजल के कुछ चर्चित शेर, जिसमें सबसे पहले बात आएगी अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो का एक गजल है, वो है सबाने हिजराम दराज यूं जुल्फ, बरोजे वशला चु उम्र कोताह, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ये अमीर खुसरो का गज़ल है और काफ़ी प्रसिद्ध है। एग्ज़ाम में कई बार ये गज़ल जो है पूछा भी गया है। एक बार फिर से देखते हैं। शबाने हिजराम दराज यू जुल्फ, बरोज़े वशला चु उम्र कोताह, और सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ये अमीर खुसरो का गज़ल है। इसके बाद बात करेंगे दूसरे लेखक हैं जो कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। और अगर हम इनके गज़ल की बात करें तो काफ़ी अच्छा गज़ल इन्होंने भी लिखा है, प्रसिद्ध है ये भी। ये क्या है कि सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं यह उपकार करते हैं। कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है, एकदम गहरी बात है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है कि सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं यही उपकार करते हैं। यही बहुत उपकार है कि हमारे बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि उनके पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि वो मुझसे मिल सके। तो ये वाली बातें किसके, मतलब ये गज़ल किसके द्वारा कहा गया है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कहा गया गज़ल है। आगे बात करेंगे, अगले जो लेखक हैं वो हैं गोपाल दास नीरज जी। इनकी भी 2 गज़लें हैं, सुनिएगा। समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। ये किसके द्वारा कहा गया है गज़ल? तो ये गोपाल दास नीरज के द्वारा कहा गया है कि समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। दूसरा कथन है, बदन पे जिसके सराफत का पैरहन देखा, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा। कहते हैं बदन पे जिसके शराफत का पैरहन देखा, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा। ये वाली जो पंक्ति है ये भी नीरज के द्वारा लिखी गई है, गोपाल दास नीरज, जिनकी रचना आपने पढ़ी है नीरज के पाती, जो कि एक गज़ल संग्रह है। आगे बात करेंगे रामदरस मिश्र की। इनकी एक रचना है
अरे इनकी रचना एक है ना, बाजार, अभी आपने पढ़ा है बाजार को निकलते हैं लोग, उसी से ये वाली गजल ली गई है, मतलब लाइन कि बाजार बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। ये रामदरस मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो ये तो रचना से भी आप याद रख सकते हैं कि बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। ये रामदरस मिश्र के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद आते हैं कुंवर बेचैन जी। कुंवर बेचैन का गजल है, देखिएगा। अपने मन में ही अचानक यूं सजल हो जाएंगे, अपने मन में ही अचानक यूं सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। ये कुंवर बेचैन के द्वारा लिखी गई रचना है। अरे लिखी गई गजल है, बार बार मेरे मुंह से रचना निकल जा रही है क्योंकि बार बार रचना ही पढ़ रहे थे इतने देर से, तो वही आदत बन गई है, तो माफ़ी चाहेंगे। आगे देखते हैं, दूसरा जो है वो है, जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद ना आया मुझको। ये वाली जो गज़ल है ये कुंवर बेचैन के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही अच्छी लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों कुंवर बेचैन के द्वारा लिखी गई है। तो जो कुंवारे लोग होते हैं उनके मुंह से यही सब लाइनें निकलती हैं। थोड़ा सा अगर आप रिलेट करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। कि एक तो ये है, अपने मन में ही अचानक यूं सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी कि आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद ना आया मुझको। दोनों पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? कुंवर बेचैन सिंह के द्वारा। आगे देखेंगे दलित कविता का विकास। ये तो हो गई गजल की बात, अब थोड़ा सा और बचा है दलित कविता का विकास, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। इसमें देखिएगा पहला पॉइंट दिया है, संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। जो संत रैदास जी हैं इन्हें हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। आधुनिक युग के दलित कवियों में प्रथम नाम हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का आता है। ध्यान रखिएगा, जब आधुनिक युग के दलित कवियों की बात होगी तो वैसे तो अगर देखा जाएगा कि हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन आते हैं तब तो हम संत रैदास जी को लगाएंगे, लेकिन अगर आधुनिक युग के दलित कवियों में पूछा जाए कि प्रथम नाम किसका आता है तो हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तव में दलित विद्वानों ने सन 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत को हिंदी की प्रथम दलित कविता माना है। कहते हैं जो दलित विद्वान थे इन्होंने 1914 में, समय को ध्यान रखिएगा क्योंकि दलित कविता हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो दलित विद्वान थे उन्होंने 1914 में सरस्वती पत्रिका में हीरा डोम की एक कविता प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था अछूत की शिकायत। इसी को इन्होंने दलित हिंदी की प्रथम दलित कविता माना। और जब इनको हिंदी की प्रथम दलित कविता माना तो भाई जो इसके लेखक थे वो पहले हिंदी के प्रथम दलित कवि हुए, है कि नहीं। तो यहीं से आप इनको रिलेट कर लेंगे। और ये समय कब था? 1914 ईस्वी में। तो इसीलिए हीरा डोम को क्या माना जाता है? हिंदी के प्रथम दलित कवि माना जाता है, हिंदी का प्रथम दलित कवि, याद रखिएगा। लेकिन आधुनिक युग की बात हो रही है, अगर वैसे ऑल ओवर पूछा जाएगा हिंदी का प्रथम दलित कवि तब तो हम संत रैदास जी को बताएंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी में प्रकाशित अन्य दलित काव्य संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। हिंदी में प्रकाशित अन्य दलित काव्य संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हीरा डोम की। तो हीरा डोम की जो रचना है वो है अछूत की शिकायत, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, 1914 ईस्वी में लिखी गई है। फिर है बिहारी लाल हरित। ये बिहारी लाल हरित ये दूसरे हैं, ये दलित कवि हैं बिहारी लाल, समझिएगा। एक बिहारी लाल आप लोगों ने उसमें पढ़ा था रीतिकाल में, लेकिन यहाँ पे जो बिहारी लाल हैं ये दूसरे हैं और इनकी रचना है अछूतों का पैगंबर। अछूतों का पैगंबर है। एक है अछूत की शिकायत। अछूत की शिकायत हीरा डोम के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अछूतों का पैगंबर जो है बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है।
चमार हूँ मैं, ये बिहारी लाल की है, ठीक है। और स्वयं को कौन, एक लेखक हैं आप जानते हैं कि उन्होंने अपने आप को कहा है कि मैं जो है मेरी जाति चमार है, तो वो रैदास जी हैं जिन्होंने कहा है। उन्होंने अपने बारे में एक पंक्ति लिखी है जो लाइन में आती है कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ये एक पंक्ति है जो कि संत रविदास जी का है, रैदास जी के द्वारा कही गई ये पंक्ति है, ठीक है। और यही जो संत रैदास जिन्हें हम हिंदी का प्रथम दलित कवि मानते हैं, उन्हीं की ये पंक्ति है। और यहाँ पे है चमार हूँ मैं, ये जो लाइन है ये बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है, मतलब ये इनका काव्य संग्रह है चमार हूँ मैं इस नाम से। तो कहीं कभी कंफ्यूज मत होइएगा, चमार आपने देख लिया तो आप संत रविदास को लगा लीजिएगा, नहीं, ये चमार हूँ मैं ये दलित काव्य संग्रह है जो कि बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। और जो पंक्ति आपको मिलेगी वो संत रैदास की है। आगे बात करेंगे, अगले लेखक है गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद की रचना है शूर्पणखा, 1986 ईस्वी की और खंड काव्य है। तो गोपाल प्रसाद जो थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शूर्पणखा की नाक जब काटी थी तो उसका खंड खंड कर दिया था। हाँ, उसके कितने खंड कर दिए थे, 86 खंड कर दिए थे, याद रख लीजिएगा। एक रचना हमने पढ़ी थी लंका दहन, लंका दहन हमने पढ़ी थी, किसकी थी, वो लक्ष्मी नारायण सिंह की थी। लंका दहन जो कि 1950 ईस्वी में लिखी गई थी और खंड काव्य थी। तो हमने याद किया था लंका का दहन जो है 50 खंडों में गया था। लंका का जब दहन हुआ तो उसके 50 खंड किए थे। किसने किया था, एक सिंह ने किया था, लक्ष्मी नारायण सिंह ने। और यहाँ पे है शूर्पणखा, शूर्पणखा की जब नाक काटी गई थी तो उसके खंड खंड किए गए थे। कितने खंड किए गए थे, कम से कम 86 खंड किए गए थे। और किसने किया था, गोपाल प्रसाद ने किया था। फिर है डॉक्टर धर्मवीर, इनकी रचना है हीरामन, हीरामन जो है। और एक है सुनो हीरामन, एक रचना है सुनो हीरामन जो कि उनकी रचना है भगवत रावत की है, भगवत रावत की है सुनो हीरामन। और यहाँ पर है हीरामन, ये डॉक्टर धर्मवीर की है, ध्यान रखिएगा, ये दलित कविता है। फिर आते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, इनकी रचना है सदियों का संताप, 1989 ईस्वी। बस बहुत हो चुका, 1997। अब और नहीं, 2009 की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। कह सकते हैं कि वाल्मीकि जी जो है वो कहते हैं कि सदियों का संताप, कहते हैं भाई सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, अब और नहीं मुझसे जो है ओम का उच्चारण होगा, अब मुझसे ओम का उच्चारण नहीं होगा, बस बहुत हो गया। मैं सदियों से जो है ये संताप करता आ रहा हूँ, मैं सदियों से ओम का उच्चारण करता आ रहा हूँ, बस अब बहुत हो चुका, अब और नहीं होगा मुझसे ओम का उच्चारण। तो ओम से हो जाएगा ओम प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको जोड़ लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सालों से कोई चीज कर रहा है और उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या होगा, एक दिन हार मान लेगा, कहेगा बस अब हमसे नहीं होगा, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ। तो वैसे ही जो वाल्मीकि जी हैं ये जो है ओम का उच्चारण कहते हैं, मैं सदियों से जो है ओम का उच्चारण कर रहा हूँ, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं होगा मुझसे, क्या नहीं होगा, ओम का उच्चारण, याद हो जाएगा। फिर है मनसाराम विद्रोही, मनसाराम विद्रोही की रचना है दलित पचासा, 1989 ईस्वी की इनकी रचना है दलित पचासा, मनसाराम विद्रोही की है। फिर है मलखान सिंह, मलखान सिंह की रचना है सुनो ब्राह्मण, 1995 ईस्वी की है मलखान सिंह। तो खान और सिंह, खान जो जानते ही आप, खान टाइटल जो है किसका है, ये मुस्लिम का है, और सिंह जो होते हैं वो हिंदू में ठाकुर लोग होते हैं। तो ठाकुर और मुस्लिम किसको ललकारते हैं, सुनो ब्राह्मण, ब्राह्मण को ही ललकार लेते हैं, कहते हैं सुनो ब्राह्मण। कौन बुलाता है भाई, कौन सुनाता है कि ब्राह्मण सुनो, तो एक तरफ खान यानी कि एक तरफ मुस्लिम और एक तरफ ठाकुर लोग क्या बुलाते हैं, सुनो ब्राह्मण, ब्राह्मण को ही ललकार लेते हैं। तो याद हो जाएगा 1995। तो ब्राह्मण को कौन कहता है कि सुनो ब्राह्मण, तो कह दीजिएगा एक मुस्लिम और एक ठाकुर, यानी कि खान और सिंह। और खान और सिंह जब याद रहेगा तो आप तुरंत नाम आपको याद आ जाएगा मलखान सिंह। आगे बात करते हैं जयप्रकाश करदम की, इनकी रचना है गूंगा नहीं था मैं, जयप्रकाश करदम की रचना है गूंगा नहीं था मैं, 1997 ईस्वी की।
फिर है कर्मशील भारती, इनकी रचना है कलम को दर्द कहने दो, 2000 की है। तो कहते भाई कलम को दर्द कहने दो, यानी कि कलम को दर्द कहने दो, कलम से जो बातें लिखी जा रही हैं वो उसमें अपने दर्द को बयां कर रहा है। तो कहते हैं इस कलम को दर्द कहने दो, ये उसका कर्म है, ये भाई हमारा कर्म है, हमने जो कर्म किया है अपनी जिंदगी में, जो भी दर्द झेले हैं वो हमारे कर्म ही थे जो हमारे सामने आए। तो अब इस कलम को दर्द कहने दो, यानी कि कलम से वो जो अपने दर्द को लिख रहा है उसको लिखने दो, यही उसका कर्म है। तो कर्म से याद हो जाएगा, ये कर्मशील के द्वारा कही गई है, कर्मशील भारती के द्वारा। उसके बाद है सुशीला टकभौरे, इनकी रचना है स्वाति बूंद और खारे मोती, 1993, तुमने उसे कब पहचाना। ये दोनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, सुशीला टकभौरे के द्वारा। तो सुशीला जो है वो कहती हैं कि तुमने उसे कब पहचाना, किसको, स्वाति की बूंद और खारे मोती को। तो वो कहती हैं जब मैंने उसको जो है एक टक भर देखा, टकभौरे लिखा है ना, तो जब आप किसी को बहुत ध्यान से देखती हैं, एक टक देखती हैं, तो आप उसको पहचान लेती हैं। तो कहती तुमने उसे कब पहचाना, जब मैंने उसे टक भर देखा। किसको देखा, स्वाति की बूंद और खारे मोती को। मैंने उसे तभी पहचाना, स्वाति की बूंद और खारे मोती को मैंने तब पहचाना जब मैंने उसे एक टक देखा या टक भर देखा, याद हो जाएगा। फिर है सोहन पाल सुमनाक्षर, इनकी रचना है सिंधु घाटी बोल उठी, सोहन पाल सुमनाक्षर की रचना है सिंधु घाटी बोल उठी। अगले लेखक हैं शिवराज सिंह बेचैन, शिवराज सिंह बेचैन की रचना है नई फसल क्रौच हूं मैं। कहते भाई नई फसल में क्रौच पक्षी आ गया, कहता है जो नई फसलें लगी हैं वहां पे कौन सा पक्षी आ गया, क्रौच। और आगे कहता है कि मतलब वहां पे जब नई फसलों में वो आते हैं ना, कीड़े उड़े लग जाते हैं, तो ऐसे सोचिएगा कि नई फसल उगी थी वहां पे क्रौच आ गया। तो कहते भाई श्योर है, ये बात श्योर है कि नई फसल में क्रौच पक्षी आया है, ये बात श्योर है कि नई फसल में क्रौच पक्षी आ गया है। तो श्योर से शिवराज सिंह हम इनको कनेक्ट करेंगे। आगे बात करेंगे, अगले लेखक है कमल भारती, कमल भारती की रचना है तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, ये कमल भारती की रचना है। उसके बाद है एन सिंह, एन सिंह की है दर्द के दस्तावेज सतह से उठते हुए। दो रचनाएं मिलती हैं, दर्द के दस्तावेज और सतह से उठते हुए। एक हमने पढ़ा था धरती की सतह से, तो धरती की सतह से आदम गोंडवी की रचना थी, धरती की सतह से, जो कि गजल संग्रह थी। और यहाँ पर है सतह से उठते हुए। एक है सतह से उठता हुआ आदमी, वो मुक्ति बोध की रचना है सतह से उठता हुआ आदमी। यहाँ पर है सतह से उठते हुए एन सिंह। कहते हैं भाई सतह से उठते हुए एन सिंह के दर्द का दस्तावेज लिया गया। किसके दर्द के दस्तावेज की बात हो रही है, एन सिंह के। जब वो सतह से उठने लगे यानी कि दुनिया छोड़ के चले गए, तब उनके दर्द के दस्तावेज लोगों को पता चले, किसके, एन सिंह के। अगले जो लेखक है वो है कुसुम वियोगी, इनकी रचना है टुकड़े टुकड़े दंश व्यवस्था के विषधर। टुकड़े टुकड़े दंश और व्यवस्था के विषधर दोनों रचना किसकी है, कुसुम वियोगी की है। अगले जो लेखिका है वो है निर्मला पुत्तुल, निर्मला पुत्तुल जो है इनकी रचना है अपने घर की तलाश, 2004 की है। तो निर्मला पुत्तुल जो है वो अपने घर की तलाश कर रही हैं 2004 से, उनको अपना घर अभी तक नहीं मिला। किसको, निर्मला पुत्तुल को, निर्मला पुत्तुल को अभी तक अपना घर नहीं मिला, वो अभी तक अपने घर की तलाश कर रही हैं। कब से कर रही हैं भाई, 2004 से कर रही हैं। फिर है पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी, तो पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी इनकी रचना है द्वार पर दस्तक। अब बताइए इसको कैसे याद रखेंगे। कहते भाई जिसका प्रेम सत्य होता है, जो सच में किसी से प्रेम करता है, वो अपने प्रेम का इजहार उस लड़की के द्वार पर जाकर देता है। मतलब उसके घर पे जाके घर वालों से बात करता है, डरता नहीं है, उसके द्वार पर दस्तक देता है। तो द्वार पर दस्तक कौन देता है, जिसके प्रेम में सत्यता होती है, जो सत्य प्रेम करता है, ठीक है, सत्य में वो उसका प्रेमी होता है। जो लोग टाइम पास होते हैं उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि जाके लड़की के पिताजी से उनका हाथ मांग सके। तो द्वार पर दस्तक कौन देता है, जिसके प्रेम में सच्चाई होती है, सत्यता होती है। और जो पुरुषों में उत्तम होता है भाई,
वो सबसे बढ़कर होगा, तभी तो इतनी हिम्मत है कि वो जाके बात कर सके। तो पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी, सत्य प्रेमी से आप जोड़ सकते हैं। द्वार पर दस्तक कौन देता है? जिसके प्रेम में सत्यता होती है। अगले जो लेखक है वो है रजनी तिलक। रजनी तिलक जो है, इनकी रचना है करोड़ों पद चाप दूं। तो भाई जब तिलक चढ़ता है तो लोग करोड़ों देते हैं ना, करोड़ों रुपए देते हैं, चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? लाखों करोड़ों रुपए भाई तिलक में चढ़ते हैं, 2-4 लाख, जिसकी जैसी औकात हो। तो कहते हैं भाई रजनी के तिलक में करोड़ों पद चाप दूंगा, करोड़ों रुपए दे दूंगा। रजनी की तिलक चढ़ रही है तो रजनी की तिलक में कितने रुपए मैं दूंगा? करोड़ों रुपए दूंगा। तो याद हो जाएगा तिलक से। फिर है दयानंद बटोही, इनकी रचना है यातना की आंखें। दयानंद बटोही की है यातना की आंखें। सीवी भारती, सीवी भारती की रचना है आक्रोश। सीवी भारती की रचना क्या है? आक्रोश है। फिर अगले लेखक हैं सुखवीर सिंह। सुखवीर की सिंह की है बयान बाहर। जो सुखवीर सिंह है वो अपना बयान कहते हैं मैं बाहर दूंगा। वो बयान घर में नहीं देते, वो बयान जो है कोर्ट में नहीं देते, बाहर देते हैं, सुखवीर सिंह। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण सुधाकर। देखिए 4 लक्ष्मी नारायण हमने पढ़ लिया। एक हमने पढ़ा था लक्ष्मी नारायण लाल, फिर पढ़ा लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसके पहले अभी कल की क्लास में हमने देखा था लक्ष्मी नारायण सिंह, और आज हम देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण सुधाकर। तो 4 लक्ष्मी नारायण हैं, ध्यान रखिएगा। और ये दलित में आ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण सुधाकर, ध्यान रखिएगा। और ये उत्पीड़न की यात्रा, इनकी रचना क्या है? उत्पीड़न की यात्रा है। फिर है श्याम सिंह शशि। श्याम सिंह शशि की रचना है एकलव्य और अन्य कविताएं। एकलव्य और अन्य कविताएं श्याम सिंह शशि के द्वारा लिखी गई है। आगे बात करते हैं सूरजपाल। सूरजपाल चौहान हैं अगले लेखक। इनकी रचना है प्रयास क्यों विश्वास करूं, 2004 की है। सूरजपाल चौहान के द्वारा लिखी गई है प्रयास क्यों विश्वास करूं, 2004 की रचना है। आगे बात करेंगे जो अगले लेखक हैं वो हैं भीम सागर NR सागर। भीम सागर NR सागर, इनकी रचना है हम आजाद हैं। ये किसकी रचना है? भीम सागर NR सागर। भाई जो सागर है वो तो आजाद रहेगा ही, सागर तो अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है, सबको समाहित किया है, तो सागर है तो आजाद है ही। तो कहेंगे हम आजाद हैं, क्यों? क्योंकि हम तो सागर हैं, हम तो सागर है तो हम तो आजाद हैं। तो हम आजाद हैं क्यों? हम तो सागर हैं। तो सागर से याद हो जाएगा भीम सागर NR सागर। फिर है सुदेश तनवर। सुदेश तनवर की रचना है रात के इस शहर में, 1991 की रचना है। नियति नहीं यह मेरी, 1999 की रचना है। सुदेश तनवर के द्वारा लिखी गई है। रात के इस शहर में, 1991। नियति नहीं यह मेरी, 1999। अगले लेखक हैं ईश कुमार गंगानिया। ईश कुमार गंगानिया, इनकी रचना है हार नहीं मानूंगा। कहते हैं गंगानिया, कहते हैं गंगा में मैं नहाने जा रहा हूँ, मैंने गंगा में नहाया है, गंगा में प्रण लिया है। गंगानिया है ना, तो कह दीजिए गंगा में प्रण लिया है मैंने। जैसे लोग कहते हैं मैंने गंगा उठाया है, ठीक है, गंगा के जल को हाथ में लेके मैंने कसम खाई है कि मैं हार नहीं मानूंगा। तो हार नहीं मानूंगा क्यों? क्योंकि मैंने जो है गंगा में नहाया है, या फिर जोड़ सकते हैं गंगा के जल को लेकर कसम खाया है, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले लेखक है चिरंजी लाल कटारिया। चिरंजी लाल कटारिया की है शब्द थके जरूर हैं। कहते हैं हमारे शब्द थके जरूर हैं लेकिन कटे नहीं हैं। अभी कटारिया, कटारिया से कटे, शब्द थके जरूर हैं लेकिन शब्द जो है वो कटे नहीं है, क्योंकि मैं चिरंजी लाल कटारिया हूँ। तो चिरंजी लाल कटारिया के शब्द थक सकते हैं लेकिन कट नहीं सकते। फिर है मनोज सोनकर। मनोज सोनकर की रचना है गजल गंध, 2001 की रचना है गजल गंध। मनोज सोनकर के द्वारा लिखी गई है गजल गंध, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ जो है हमारा दलित कविता का विकास और हिंदी गज़ल दोनों जो टॉपिक था समाप्त होता है। और ये आज की क्लास भी यहीं तक होती है, और उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो कमेंट करके एक बार जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पुस्तक से रिलेटेड अगर आपको क्विज करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए।
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे जाके आप मुझे जब ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा तो आप मुझे DM कीजिएगा, मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा मेरी ID पर, प्रतिष्ठा नाम से ID मेरी मिलेगी। जब ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे जब आप ग्रुप वाली DP पर जाएंगे तो वहाँ से जब आप वहाँ DP को क्लिक करेंगे और वहाँ से आप जब मेंबर वाली जो लिस्ट आती है उस मेंबर लिस्ट में जब जाएंगे ना तो वहाँ पे प्रतिष्ठा नाम लिख कर आएगा, उस प्रतिष्ठा के नाम पे क्लिक कीजिएगा, वो मेरी ID है। वहाँ से मुझे आप मैसेज कीजिएगा कि आपको क्विज करनी है। तो अगर आपको इस पुस्तक से संबंधित जितने भी अभी टॉपिक हमने पढ़े हैं इससे संबंधित अगर आपको क्विज करनी है, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है और खुद को आंकना है कि आप जो है आपकी पढ़ाई जो है वो कितने हद तक पहुंची है, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा ताकि मैं आपको वो लिंक दे सकूं और बता सकूं आप कहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं, करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप मुझे किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे आपको पर्सनली जो है अपने ग्रुप की लिंक शेयर कर दूँगी। तो ये बातें थी। बाकी अगर आपको आज की क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों कल हम मिलते हैं ठीक इसी टाइम पे शाम 6 बजे और कल से हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी हिंदी गद्य का विकास। बहुत दिन से आप लोगों का इंतज़ार था कि गद्य का मतलब जो गद्य का पार्ट है वो कब शुरू होगा मैम, वो कब शुरू होगा। तो फाइनली कल से जो है आप हिंदी गद्य के विकास को पढ़ेंगे और 2-3 दिन के बाद से जो है हम लोग नाटक वगैरह में चलेंगे। ठीक है, तो पहले कल हिंदी गद्य के विकास की शुरुआत करते हैं। तो कल की क्लास देखना मत भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। टाइम याद रखिएगा, ठीक शाम 6 बजे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।